बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर बिहेवियर, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 19 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि जो इननेट बिहेवियर है वो एक्चुअली इनबॉर्न और इनहेरिटेड बिहेवियर्स होते हैं, जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, बिल्ट इन नर्वस सिस्टम होते हैं, और उसके साथ साथ वो इंट्रिंसिक है, स्टीरियोटिपिक है, हेरिटेबल है, इनफ्लेक्सिबल है और कंज्यूमेट है, जो कि 5 बड़ी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी इननेट बिहेवियर की। नाउ स्टूडेंट्स, जो इननेट बिहेवियर है उसमें हमने काफी एग्जांपल्स पे बात की, बट आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी बेसिक एग्जांपल पे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो द टुडेस टॉपिक इज दैट इज अ रिफ्लेक्स आर्क, एंड रिफ्लेक्स आर्क इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इननेट बिहेवियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो रिफ्लेक्स आर्क है ये एक्चुअली दो लफ्जों का मजमुआ है। जो रिफ्लेक्स है वो आपको शो ये कर रहा है that it denotes reflex actions, और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, एंड दे आर इनवॉलेंट्री, हमारी मर्जी की इसमें जरूरत नहीं आती। उसी तरह अगर हम आर्क की बात करेंगे, सो आर्क आपको शो कर रहा है एक रास्ता जिसके जरिए रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपके जानने के लिए जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, What is a reflex arc? Reflex arc एक्चुअली आपके पास एक सिंपल बेसिक यूनिट है इननेट बिहेवियर का। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इननेट बिहेवियर्स हैं उनका जो बेसिक यूनिट है, बेसिक इकाई जो है, वो आपके पास रिफ्लेक्स आर्क है और रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शंस इनवॉलेंटरी होते हैं और ये ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क है, इट इज इनवॉलेंटरी स्टीरियोटिपिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। इनवॉलेंटरी से मुराद हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, और स्टीरियोटाइप जो है वो एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं इननेट बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो जो इननेट बिहेवियर में रिफ्लेक्स आर्क है ये एक्चुअली एक इनवॉलेंटरी स्टीरियोटिपिक एक्शन है किसी भी स्टिमुलाई के लिए। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो रिफ्लेक्स आर्क है इसको आप डिटरमाइन कैसे करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, और ये जो न्यूरॉन्स हैं जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करते हैं, इनकी तादाद आपके पास 2 भी हो सकती है और तादाद 3 भी हो सकती है, जो कि कॉमनली रिफ्लेक्स एक्शंस या रिफ्लेक्स आर्क्स में पाई जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम 2 न्यूरॉन्स की बात करते हैं, सो 2 न्यूरॉन्स से मुराद यहां पे क्या होगा? 2 न्यूरॉन्स से मुराद यहां पे होगा सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर आपने नर्व्स टॉपिक पढ़ा होगा, और उस नर्व्स टॉपिक्स में हमने बात ये की थी कि हमारे पास कुछ मिक्स नर्व्स होती हैं, कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं और कुछ मोटर नर्व्स होती हैं। और होता यह है कि अक्सर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं या सेंसरी नर्व्स हैं वो डायरेक्टली अटैच होती हैं विद द मोटर न्यूरॉन, और उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बीच में कोई एसोसिएटिव न्यूरॉन्स मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ जो 3 न्यूरॉन्स की अगर हम बात करेंगे, सो 3 न्यूरॉन्स से मुराद यहां पे क्या होगा? 3 न्यूरॉन्स से मुराद होगा यहां पे सेंसरी, एसोसिएटिव और साथ में मोटर न्यूरॉन्स, जो कि नॉर्मली हम जानते हैं कि ऐसे ही इंटीग्रेशन आपके पास होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म यही है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एज एमसीक्यू याद ये रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए जो आर्क बनता है उसमें 2 न्यूरॉन्स भी आ सकते हैं, जिनमें सेंसरी डायरेक्टली अटैच होगा विद द मोटर न्यूरॉन और कोई एसोसिएटिव न्यूरॉन ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि 3 न्यूरॉन्स की हम बात करते हैं, और मोस्ट कॉमनली जितने भी आपके पास रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय व्हाट? बाय द स्पाइनल कॉर्ड। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें क्या मौजूद होती हैं? उसमें मौजूद होती हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, कौन कौन से रिफ्लेक्स एक्शन एक ह्यूमन बॉडी में पाए जा सकते हैं? सो उसकी एग्जांपल्स पे जाते हैं। दैट इज व्हाट स्नीजिंग, छींकना। छींकना हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। उसके साथ साथ नी जर्क। नी जर्क से मुराद क्या है कि जो घुटना है, पैर का जो घुटना है, वहां पे हमारे पास एक बोन होती है जिसको हम पैटेला बोलते हैं। ना इस पैटेला से बिल्कुल नीचे लिगामेंट होती है। सो अगर आप लिगामेंट को थोड़ा सा हिट करेंगे, सो उसकी वजह से जो पैर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप जाने अनजाने में फिर रहे हैं और अचानक आपका जो घुटना है वो किसी टेबल के साथ जैसे टच होता है
तो आपको पेन तो फील होता है, लेकिन आपका जो पैर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? नी जर्क, एंड दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन व्हिच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल। और उसके साथ साथ उसके लिए सेंसरी या मोटर न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होंगे, या सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के जरिए कनेक्टेड होंगे, और ये जो नी जर्क के लिए जितने भी न्यूरॉन्स हैं ये डेवलप होंगे, इनहेरिट होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और इनवॉलेंट्री स्टीरियोटिपिक रिस्पॉन्स होगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो कफिंग है, जो खांसी है, वो भी इनवॉलेंट्री है। साथ में ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जो आईज को हम ब्लिंक करते हैं, बंद करते हैं और ओपन करते हैं, सो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। उसके साथ साथ ब्लिंकिंग ऑफ आईज के साथ साथ एक दूसरी एग्जांपल याद रखिएगा कि जब आप लाइट में बैठे हैं, किसी रूम में हैं और वहां पे लाइटिंग प्रॉपर है, अचानक से जैसे ही बिजली जाती है सो फुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता, बट आफ्टर 10 to 15 सेकेंड्स आपको कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आईज में जो प्यूपिल है इट इनलार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट बहुत कम होती है सो वो इनलार्ज होता है, और अगर लाइट बहुत ज्यादा होती है सो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। सो ये जो प्यूपिल का फैलना और सुकड़ना है ये एक्चुअली क्या है? दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एक्शन। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो सिलाइवेशन है, व्हाट इज सिलाइवेशन? मुंह में पानी भर आना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को कुछ खट्टी चीजों के नाम लूं, इमली का नाम लूं, अचार लूं और साथ में कुछ और खानों के नाम लूंगा, सो 1 मिनट के अंदर अंदर आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह सलाइवा जो है, थूक का आना भी क्या है? ये भी सलाइवेशन ही कहलाता है, और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड दैट इज व्हाट? अ रिफ्लेक्स एक्शन, और इसका जो पाथवे है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोल सकते हैं। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स जो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम है और उसके साथ साथ जो ब्रीथिंग है। नाउ जो ब्रीथिंग है, एज यू नो कि ब्रीथिंग आपके पास क्या है? वो इनहेलेशन ऑफ गैसेस है और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा, जो कि एज ए ब्रीथिंग सेंटर और एज ए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन सेंटर के तौर पे काम करता है। बट डियर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने बात की थी कि जो ब्रीथिंग है वो आपके पास 2 टाइप्स की है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। सो इट मींस इस वक्त जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी ब्रीथिंग कंटिन्यू है, बट आई डू नॉट फील इट बिकॉज इट इज ऑटोमेटिक, इट इज विदाउट माई विल, मेरी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। बट अगर मैं अभी सांस रोकूंगा तब ये वॉलेंट्री कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स जो ब्रीथिंग है उसमें इनहेलेशन के दौरान क्या होता है? जो थोरैसिक कैविटी है इट मूव्स अपवर्ड एंड द डायफ्राम मूव्स इनवर्ड। लाइकवाइज ड्यूरिंग द expiration, what happens during the expiration? The thoracic cavity moves downward and the diaphragm moves outward in the form of a dome shape. So जो breathing है it is also involuntary. So इसमें हम यहाँ पे बात ये कर सकते हैं कि movement of diaphragm जो है और breathing को परफॉर्म करता है। So यहाँ पे breathing कौन सी मुराद होगी? यहाँ से breathing मुराद होगी involuntary breathing, और इस involuntary breathing का सेंटर क्या है? दैट इज द मेड्यूला ओब्लांगेटा। और इसके साथ साथ बहुत सारे वो एक्शंस जो कि आपकी अभी आपके जहन में आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे, लेकिन सोचिएगा जरूर अपनी डेली लाइफ में कि वो कौन से एक्शंस हैं जो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करते और वो फुली ऑटोमेटिक है। सो डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं रिफ्लेक्स आर्क के जो पाथवे है कि कैसे एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है और वो हमारे पास एज ए इननेट बिहेवियर काम करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स एज ए एग्जांपल हम रिफ्लेक्स आर्क में एग्जांपल लेंगे नी जर्क की। घुटने में जो जर्क आती है, जो मूवमेंट आती है, सो उसकी एग्जांपल लेते हैं। और पीछे आपने एग्जांपल्स में पढ़ा भी कि जो नी जर्क है दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, और इसमें कोई भी विल, कोई भी मर्जी शामिल नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट्स इस रिफ्लेक्स को जो नी जर्क है इसको हम पैटेलर रिफ्लेक्स बोलते हैं, और पैटेलर रिफ्लेक्स एक्चुअली पैटेला से निकला है जिसकी स्पेलिंग है PATELLA, और जो ये पैटेला बोन है ये घुटने में पाई जाती है। सो व्हाट हैपेंस कि जब आप पैटेलर बोन के साथ जो कनेक्टेड टेंडन है उसको आप टैप करेंगे, उसको आप किसी छोटी सी हथौड़ी से मारेंगे या उसको आप जोर देंगे, थप्पड़ देंगे, कहां पे? जस्ट बिलो द नी,
जहां पे घुटना खत्म होता है उसके बिल्कुल करीब, और अगर आप इसको फील करेंगे सो यू विल फील द लिगामेंट कि जो पैटेला है, जो बोन है, वो थोड़ी बहुत मूव कर सकती है, और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है अगर आप उसको टैप करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उस पे जर्क लगाएंगे, उसको हिट करेंगे, देन व्हाट वुड हैपन, दिस विल क्रिएट व्हाट, ये जो टैपिंग है, ये टैपिंग किस चीज के तौर पे काम करेगी, दिस टैपिंग विल वर्क एज व्हाट, एज अ स्टिमुलाई। और जब कभी भी स्टिमुलाई आता है सो उसकी वजह से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उनमें नर्व इंपल्स क्रिएट होती है, और ये जो नर्व इंपल्स क्रिएट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल, जो कि आप नर्व इंपल्स के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सो एक्शन पोटेंशियल से मुराद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल से मुराद होगा कि नर्व इंपल्स जो है वो क्रिएट हो चुकी है, एंड नाउ इट इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड दिस नर्व इंपल्स, this action potential will travel to the spinal cord. In the spinal cord, what we have? In the spinal cord, we have associative neurons, and these associative neurons will actually interpret or think about the coming stimuli. What would happen कि associative neurons से again message जो है वो transfer होगा to the what? To the motor neurons. लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू के लिहाज से याद ये रखना है कि जब मैसेज पैटेलर रिफ्लेक्स में स्पाइनल कॉर्ड से मूव करता है टू द मोटर न्यूरॉन्स, सो एक्चुअली होता ये है कि जो आपके पास दो न्यूरॉन्स हैं वो एक्चुअली आपस में उनके बीच में एक माइन्यूट सा गैप होता है, और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। और साइनेप्स में एक्शन कैसे होता है कि जो आपके पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक एक्सॉन है, वहां से क्या होगा, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के साथ टकराएंगे, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में अगेन एक नर्व इंपल्स क्रिएट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में पाए जाते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर की एक एग्जांपल क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज द ग्लूटामेट। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्लूटामेट रिलीज होगा और वो ग्लूटामेट मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा। सो ये एक्चुअली आपको शो कर रहा है क्या, इट इज एक्चुअली गिविंग एन इंडिकेशन टू यू ऑफ व्हाट, ऑफ द साइनेप्स। एंड व्हाट इज साइनेप्स? Synapse is the gap between two neurons in which a message is transferred from one neuron to the another neuron through neurotransmitters. So glutamate is an example of what? Glutamate is a neurotransmitter. Now dear students, what would happen कि जो motor neurons हैं वो connected होते हैं with quadriceps. With what? Quadriceps. क्वाड्रिसेप्स में जाने से पहले कुछ दो लफ्ज हैं जो कि आपने मैट्रिक में सुन चुके होंगे। वन इज कॉल्ड एज बाइसेप एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ट्राइसेप, जो कि एंटागोनिस्टिकली फंक्शन करते हैं और हाथ की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। इसी तरह जो थाइज हैं वहां पे जो मसल्स पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट, क्वाड्रिसेप्स। सो व्हाट वुड हैपन कि जब आप टैप करोगे पैटेलर टेंडन को, नर्व इंपल्स क्रिएट होगी सेंसरी न्यूरॉन में, वो मैसेज ले जाएगी टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएगा टू द मोटर न्यूरॉन जिसमें ग्लूटामेट इन्वॉल्व होगा, और जो मोटर न्यूरॉन है वो इफेक्टर के साथ कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब कि जो क्वाड्रिसेप है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इट इज एन इफेक्टर। सो जैसे ही मसल्स को मैसेज मिलेगा, क्वाड्रिसेप्स क्या है, दे आर एक्चुअली द मसल्स। सो जैसे ही मोटर न्यूरॉन से मैसेज क्वाड्रिसेप को मिलेगा, the muscles will contract according to the sliding filament hypothesis, जो कि आप मसल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। सो जब भी स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस के मुताबिक जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे सो उसके नतीजे में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। सो व्हाट वुड हैपन कि जो लोअर लेग है, घुटने से नीचे जो लोअर लेग है, नी से जो नीचे लोअर लेग है, इट विल डू व्हाट, it will extend, it will move upward. So ये जो लोअर लेग का ऊपर उठना है ये एक्चुअली हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, क्योंकि जो पैटेलर रिफ्लेक्स है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है और ये उसका वो तमाम रास्ता है जिसके जरिए पैटेलर रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम इननेट बिहेवियर का इख्तिताम करते हैं और इननेट बिहेवियर में हमने एग्जांपल के तौर पे किस चीज को पढ़ा,
रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ा, और याद ये रखिएगा एमसीक्यू के लिहाज से दैट रिफ्लेक्स आर्क इज एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ व्हाट, ऑफ इनेट बिहेवियर. So dear students, let's move on to another behavior, and that is what, that is called as orientation behavior. Orientation means movement, और movement में flying आती है, swimming है, walking है, running है, ये तमाम की तमाम जो movements हैं इनको हम orientation behavior बोलते हैं. जैसे अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, movements हो रही हैं, so इसको हम orientation behavior बोलेंगे. Orientation behavior की डिटेल में क्या कुछ है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा to the next board. So let's move on. Now dear students, what are orientation behaviors? Orientation behaviors are actually the coordinated movements of any part of the body that occur in response to the stimuli. Orientation behavior से मुराद हमारी वो coordinated movements हैं, हमारी वो तरतीब से movements हैं. जैसे अभी मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं movement कर रहा हूं now, ये जो movement है ये actually jerky नहीं है, it is a coordinated under my control. So ये जो मूवमेंट्स हैं ये मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज स्टिमुलाई कौन है, आप लोगों को समझाना है. सो आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपने मूवमेंट्स कर रहा हूं. सो दैट इज व्हाट ओरिएंटेशन बिहेवियर. नाउ स्टूडेंट्स, जो ओरिएंटेशन बिहेवियर है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट्स की बात करते हैं, ये एक्चुअली दो मेन टाइप्स की है. वन इज कॉल्ड एज काइनेसिस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज द टैक्सिस. नाउ स्टूडेंट्स, काइनेसिस क्या है? काइनेसिस एक्चुअली हमारे पास वो मूवमेंट है जो कि डिफाइन हम उसको करते हैं एज द चेंज इन स्पीड ऑफ मूवमेंट्स. एज व्हाट? एज द चेंज इन स्पीड ऑफ मूवमेंट्स. और जो मूवमेंट की जो स्पीड है उसमें जो चेंज आता है इसको हम ऑर्थोकाइनेसिस बोलते हैं. और ऑर्थोकाइनेसिस या काइनेसिस को समझा मैं ऐसे सकूंगा कि अभी मैं बोर्ड को देख रहा हूं, आई एम डूइंग माई मूवमेंट, और खुदा न खास्ता मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनता हूं या कुछ और तेज कोई भी आपके पास हॉर्न हो सकता है, कुछ भी चेंज आएगा इन दिस रिकॉर्डिंग रूम. सो व्हाट वुड हैपन, आई विल जस्ट मूव डायरेक्टली. यहां पे मैं काम करूं और अचानक से मैं मूव करता हूं. क्यों? क्योंकि कोई स्टिमुलाई आया है, कोई शोर आया है, मेरे कानों ने उसको डिटेक्ट किया, मैसेज गया टू द ब्रेन, और मेरी जो मूवमेंट थी वो बहुत ही ऑटोमेटिक थी, अचानक थी. उसकी मूवमेंट में एक्चुअली एक स्पीड में चेंज आई. लेकिन जब मैं मुड़ा तो जरूरी नहीं है कि जो स्टिमुलाई है उसको मैं मालूम कर सकूं, शायद वो मुझे नजर ना आए. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आप एक कंडीशन को एज्यूम करें कि आप रास्ते में चल रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, कानों में आपने हैंड्स फ्री दी हुई है, और अचानक से पीछे से कोई गाड़ी का प्रेशर हॉर्न बजाता है, बहुत जोर से हॉर्न बजाता है. So, जैसे वो लाउड आवाज आपको आती है कानों में, यू जंप, और ऐसा होता है. इसकी मिसाल ऐसे भी है कि अगर आप लेट्स सपोज रास्ते में जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, किसी दोस्त ने आपको देख लिया और वो दोस्त पीछे से आपको एक थप्पड़ देता है, सो यू जंप आउट. नाउ ये जो जंपिंग है, दैट इज व्हाट, दैट इज द चेंज इन द मूवमेंट्स, जिसको ऑर्थोकाइनेसिस बोलेंगे. और ये ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या कहलाएगा? काइनेसिस कहलाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपका दोस्त आपको पीछे से थप्पड़ देते हो और आप डायरेक्टली मुड़ते हो, सो उसमें चांस ये होता है कि अक्सर ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे को भी आप थप्पड़ दे देते हो, या फिर आप जो हो एब्रप्टली जंप मारते हो. सो इस दोनों से, इस एग्जांपल से साबित ये हुआ कि जब थप्पड़ लगा तो जरूरी नहीं है कि आपको वो स्टिमुलाई का सोर्स मिले, क्योंकि उस टाइम आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत एब्रप्ट होती हैं, बहुत अचानक से होती हैं. अगर उसी मूवमेंट को आप बहुत स्लो मोशन में देखेंगे तो आपका हाथ एक डायरेक्शन में जाएगा, आईज दूसरी डायरेक्शन में जाएंगी. सो इस किस्म की मूवमेंट क्या कहलाएगी? दैट विल बी कॉल्ड एज द टैक्सिस. नाउ स्टूडेंट्स, इसी एग्जांपल को जहन में रखते हुए होगा क्या कि जो रेट ऑफ टर्निंग, जो चेंज इन द मूवमेंट आती है, वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलाई के. जितना प्रेशर हॉर्न तेज होगा उतनी आपकी जंपिंग ज्यादा होगी, जितना थप्पड़ तेज लगेगा उतनी जंपिंग क्या होगी, जो चेंज है वो भी ज्यादा होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, इससे साबित ये हुआ कि जो काइनेसिस है ये एक्चुअली क्या है? दे आर एक्चुअली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स. मतलब ये वो मूवमेंट्स हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल होती है, हैपहैजर्ड होती है. क्यों? मैंने आपको ये कहा कि भाई जब आप जंप करते हो और आपको पता नहीं होता,
सो उस टाइम अगर कोई आपकी वीडियो बना रहे और उस वीडियो को इंतहाई स्लो मोशन में ले जाए, सो व्हाट यू विल सी कि आपका हाथ एक डायरेक्शन में, आईज दूसरी डायरेक्शन में, गर्दन तीसरी डायरेक्शन में, पैर चौथी डायरेक्शन में, फुल जो बॉडी मूवमेंट्स होंगी वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी। या तो आप स्टिमुलाई से दूर जाओगे या स्टिमुलाई के टुवर्ड्स जाओगे, बट स्टिमुलाई का जो सोर्स है शायद वो ना मिल सके। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आखिरी बात कि जो काइनेसिस है इसमें जो चेंज आता है आपकी टर्निंग मूवमेंट्स में, वो एक्चुअली इंक्रीज करता है किस चीज की, इम्कानात को, प्रोबेबिलिटी, इम्कान को बढ़ाता है कि आप या तो स्टिमुलस को फाइंड कर लेंगे, लेकिन टैक्सिस काइनेसिस में स्टिमुलाई के सोर्स को मालूम करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शायद जब आप काइनेसिस कर रहे हो आप अनकोऑर्डिनेटेड या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहे हो, सो उस दौरान शायद आपको स्टिमुलाई के सोर्स का पता ना चले। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी दूंगा कि खुदा ना खास्ता कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है एंड वी जस्ट इमेजिन, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, सो व्हाट हैपेंस कि अगर दूर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और आप उसकी आवाज सुन लेते हैं, यू जंप आउट, आपको कुछ खबर नहीं होती, इंसान को फील नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि उस वक्त उसके रिफ्लेक्स एक्शंस ऑन हुए होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। सो जैसे ही वो होश उसको आता है, सो या तो वो टुवर्ड्स द इंसिडेंट जाएगा या फिर उससे दूर भागेगा। सो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपकी मूवमेंट्स का पता नहीं चलता कि वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, आप हैपहैज़र्ड होते हो, सो इस किस्म की मूवमेंट क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, काइनेसिस। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास है स्टार्ट का पॉइंट, और फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, दैट इज द एंड पॉइंट, और लॉजिकली यू शुड मूव स्ट्रेट फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। सो अगर आप स्टार्ट पॉइंट से एंड की तरफ सीधा जा रहे हो, सो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। लेकिन अगर कोई स्टिमुलाई आता है और उस स्टिमुलाई की वजह से आपकी मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शन होंगी, कैसे नॉन डायरेक्शन होंगी कि जो मूवमेंट्स हैं यहां से शुरू होंगी और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए आप आओगे कहां पर, टू द एंड। सो जो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, काइनेसिस। स्टूडेंट्स, इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज टैक्सिस। एंड व्हाट इज मीन बाय टैक्सिस, टैक्सिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म टुवर्ड द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। जैसे मैं यहां पे आपको ये जुमला पढ़ा रहा हूं और इसके बाद मैं टर्न होता हूं, सो इस टर्निंग में मेरी होल बॉडी जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक डायरेक्शनल मूवमेंट के जरिए आपसे दोबारा मुखातिब होती है और आई कांटेक्ट बराबर होता है। सो इस किस्म की मूवमेंट क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज टैक्सिस। सो आप कह सकते हैं कि जो ये स्ट्रेट मूवमेंट है फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट तक आप क्यों जाएंगे, क्योंकि वो शायद आपके लिए एक एंड पॉइंट ऐसा हो कि वहां पे जाके आपको कुछ प्राइज मिलेगा, कुछ इनाम मिलेगा या कुछ काम होगा। सो वो प्राइज, वो इनाम, वो काम क्या है, स्टिमुलाई है जिसके टुवर्ड्स आप मूव कर रहे हैं डायरेक्शनली। नाउ स्टूडेंट्स, जो टैक्सिस है उसमें होगा क्या कि जो स्टिमुलाई है अगर उसकी शिद्दत, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, सो व्हाट वुड हैपन, जो मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलाई है वो भी बढ़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि फॉर एग्जाम्पल आप घर में बैठे हैं और आपकी अम्मी आपको आवाज देती है कि भाई पानी ले आए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी काम का कह सकती हैं। अब अगर वो धीरे से और प्यार से बोलती हैं, सो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आराम आराम से उठते हैं, कूलर के पास जाते हैं, पानी ले जाके मम्मा को देते हैं। बट अगर अम्मी जो है वो बहुत जोर से चिल्लाएं कि पानी दो, सो आप बहुत तेजी के साथ मूव करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टिमुलाई क्या है, इट इज वेरी इंटेंस, बहुत शिद्दत है। सो आपकी मूवमेंट भी क्या हुई, वो डायरेक्शनल भी थी, कोऑर्डिनेटेड भी थी और तेज भी थी। सो यही बात हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टिमुलाई की इंटेंसिटी बढ़ाती है मूवमेंट को टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, दैट इज व्हाट ओरिएंटेशन, जो कि इंतहाई सिंपल है। मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, अगर डायरेक्शनल मूवमेंट्स होंगी सो इनको टैक्सिस बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होंगी सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, काइनेसिस। इन्हीं दो टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है,
ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सुना होगा कि जो प्लांट्स हैं वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई अपने बॉडी कर्वेचर्स की मूवमेंट करते हैं। सो वो कैसी होती है, आपको वो टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और आज के लेक्चर का इख्तिताम भी उसी टॉपिक के साथ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ओरिएंटेशन बिहेवियर पे बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने टैक्सिस पढ़ा और काइनेसिस पढ़ा, और उसके अंदर कुछ डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं ये प्लांट शो करते हैं। और ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमारे पास दो मेन टाइप्स के हैं। वन इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज phototropism. So first of all, let's go to the definition of tropic movements. So dear students, tropic movements are actually those movements which are induced, और induced movements वो movements होती हैं जो कि किसी stimuli की वजह से होती हैं। So tropic movements are actually induced movements of what? Of the curvature of the plant body, which is shown by the plant organs, or concept plant organs, that is the shoot and root, which are capable for turning in any direction. So students, definition से पता ये चला कि tropic movements actually plant show करते हैं, और ये induced movements होती हैं जो कि कौन show करेगा? रूट्स शो करते हैं और शूट शो करते हैं, जिसमें रूट्स और शूट जो है वो स्टिमुलाई के अवे या स्टिमुलाई के टुवर्ड्स मूव करेंगे और फुल बॉडी, फुल उनका कर्वेचर जो है वो मूव करेगा। सो स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये दो टाइप्स के हैं। वन इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। नाउ जियोट्रॉपिज्म के वर्ड को आप देखते हैं। सो ट्रॉपिज्म शोज यू द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और जियो का मतलब है अर्थ। सो अर्थ जो है उसकी वजह से मूवमेंट, एक्चुअली अगर हम बात करें तो अर्थ से मुराद यहाँ पे ग्रेविटी होगी। सो स्टूडेंट्स, जो जियोट्रॉपिज्म है इट अकर्स इन रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स? वही शूट एंड रूट्स। सो इसका मतलब कि जियोट्रॉपिज्म के अंदर जो रूट्स और शूट हैं वो एक्चुअली मूवमेंट शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स के लिए। सो ग्रेविटी एज अ स्टिमुलाई आती है जिसके लिए प्लांट्स रिस्पॉन्ड करेंगे, या तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी उनके ऑर्गन मूव करेंगे या अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गन्स का लफ्ज यूज हो रहा है। रेडियल सिमेट्रिकल से मुराद ये है कि अगर किसी भी बॉडी को या किसी भी पार्ट को आप एक से ज्यादा प्लेन में काटते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर को हम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। सो दो प्लेन्स पे जब आप इसको काटेंगे तो इसके नतीजे में 4 इक्वल पार्ट्स आएंगे, तो ये बॉडी क्या हुई? रेडियल हुई। अगर कोई ऐसी बॉडी होती है जिसको आप 2 इक्वल हिस्सों में मतलब एक कट लगाते हैं, सो वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज बाइलैटरल सिमेट्रिकल। सो स्टूडेंट्स, जो शूट्स हैं और रूट्स हैं वो जब जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, सो या तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाएंगे या अगेंस्ट द ग्रेविटीज। सो उनको हम डिनोट कर सकते हैं विद पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है ये शो करेगा कौन? इट इज शोन बाय व्हाट? बाय द रूट्स। के जो रूट्स हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगे टुवर्ड्स द ग्रेविटी। रूट्स क्या होती हैं? वो जमीन में नीचे जाती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और अगर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की हम बात करेंगे कि प्लांट बॉडी के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है, सो इसमें आपके पास क्या आएगा? द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इज एक्चुअली शोन बाय व्हाट? बाय द रूट शूट्स। क्योंकि जो स्टेम है, जो शूट है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट करती है, ग्रोथ करती है एपिकल मेरिस्टम्स की वजह से। सो ये मूवमेंट क्या कहलाएगी? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाएगी। इसी तरह अगर हम फोटोट्रॉपिज्म को देखते हैं, सो फोटो मींस लाइट एंड ट्रॉपिज्म मींस द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जिसमें प्लांट का कर्वेचर जो है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अगेंस्ट द स्टिमुलाई मूव होगा। सो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इज फॉर पॉजिटिव। सो द फोटोट्रॉपिज्म इज व्हाट? दैट इज द मूवमेंट व्हिच occur in response to the light. Now certain parts of the plant will show Now certain parts of the plant will show positive phototropism and certain parts will show the negative phototropism. Now dear students, plant की वो कौन से organ है जो कि towards the light move करते हैं? So this is actually shown by what? This is actually shown by shoots. However, the negative phototropism means कि वो movement plant के curvature की, प्लांट के ऑर्गन की जो कि लाइट से अवे जाती है, सो दैट इज एक्चुअली शोन बाय व्हाट? शोन बाय द रूट्स। क्योंकि रूट्स क्या होती हैं?
वो अंडरग्राउंड होती हैं, जमीन के नीचे होती है जहां पे लाइट पहुंचती नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्स आर्क को पढ़ा कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो कैसे काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस आते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, और साथ में एमसीक्यू के लिहाज से आप याद रखिएगा स्टार्टल रिफ्लेक्स को। व्हाट? STARTLE स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स जो है ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है और एक इनेट बिहेवियर है जो कि पाया जाता है कहां पर? ये पाया जाता है इन दी इंसेक्ट्स, जिसमें होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी ड्रोसोफिला को लें, मक्खी को लें। सो मक्खी जो है अगर आप उसको मारना चाहते हैं, सो जैसे ही आप अपनी मूवमेंट को लेट्स सपोज हाथ के जरिए उसको मार रहे हैं या किसी कपड़े के जरिए या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, सो जैसी वो चीज उस मक्खी के करीब आती है, सो मक्खी उस लगने से पहले उड़ जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टार्टल रिफ्लेक्स। होता यह है कि जो मॉस्किटोज हैं या कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो एक्चुअली उनके अंदर ऐसे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि एयर में मौजूद जो डिस्टरबेंस है उसको बहुत इजीली अचानक से डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद जो मैसेज है वो इंटरप्रेट होने के बाद जो इंसेक्ट्स हैं उनकी विंग्स को मिलता है, विंग्स के मसल को मिलता है, और विंग्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होते हैं? मक्खी को उड़ा के ले जाते हैं। सो जो मक्खी है उसका जो उड़ना है वो एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन है, और इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलेंगे। और ये कब होगा? जब एयर में कुछ डिस्टर्बेंस आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टल रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स आर्क, जिसके अंदर हमने पैटेलर रिफ्लेक्स को पढ़ा, उसके बाद हम गए टू द ओरिएंटेशन बिहेवियर जो कि एनिमल्स शो करते हैं। और ओरिएंटेशन बिहेवियर जो है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ टर्निंग है, जो कि काइनेसिस भी हो सकती है, टैक्सिस भी हो सकती है, डायरेक्शन भी हो सकती है, नॉन डायरेक्शन भी हो सकती है, और इंटेंसिटी टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, इस पे भी डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आए टू द ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो कि प्लांट शो करते हैं। और प्लांट्स जो है वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलाई और अगेंस्ट द स्टिमुलाई। और इसमें हमने स्टिमुलाई के एग्जांपल के तौर पे लिया ग्रेविटी को, और स्टिमुलाई के एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया लाइट को। सो जो रूट्स हैं दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, इन however the shoots show positive phototropism and the roots show negative phototropism. So dear students, इसी सेंटेंस के साथ हम आज के लेक्चर का दी एंड करते हैं। आई होप कि जो आज के इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हुए और एमसीक्यूज के लिहाज से भी आपको काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।